गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो है आरबीएससी बोर्ड की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में बायोलॉजी का चैप्टर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आज अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सही। अब देखो, इस पूरे के पूरे चैप्टर को सवालों के फॉर्म में अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और आपका जो बोर्ड का पेपर है वो इन्हीं सवालों के आसपास बनने वाला है। सही। अब ये जो पेपर है बेटा, ये सॉरी, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है। और इसके अंदर से एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आने वाला है। और निबंधात्मक प्रश्न कौन सा आएगा तो ये भी अपन बात कर लेंगे। सही। तो बिना समय खराब किए हुए इस चैप्टर को अपन सवालों के फॉर्म में डिस्कस करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आ जाओ, देखो सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरफेरॉन को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो देखो क्या होते हैं इंटरफेरॉन। ये एक तरह के प्रति विषाणु क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये एक तरह के प्रति विषाणु प्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। और निकटवर्ती कोशिकाओं में विषाणु के संक्रमण को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो बोले क्या है ये, तो इंटरफेरॉन जो है बेटा ये एक तरह के प्रति विषाणु क्या है, प्रोटीन है। कहां से स्त्रावित होते हैं, तो ये बेटा कहां से होंगे, विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्त्रावित होंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, तो ये निकटवर्ती कोशिकाओं में विषाणु के संक्रमण को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये क्या करेंगे बेटा, तो ये निकटवर्ती कोशिका में विषाणु के संक्रमण को क्या करेंगे, रोकेंगे। सही। तो परिभाषा याद रख लेना, ये एक तरह के प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं जो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा बनेंगे और निकटवर्ती कोशिकाओं में विषाणु के संक्रमण को रोकेंगे। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी दो कोशिकीय अवरोधक के क्या लिखो, नाम लिखो। अब सुनना, ऐसी कोशिकाएं जो भक्षण के द्वारा रोग कारकों को क्या करती है, नष्ट करती है। जो भक्षण के द्वारा रोग कारकों को नष्ट करती है उन्हीं को अपन किस में रखेंगे, कोशिकीय अवरोधक में। और बताओ कोशिकीय अवरोधक में कौन सी कोशिकाओं को रखा है, तो इसके अंदर पहली कोशिका रखी गई है न्यूट्रोफिल। और दूसरी कोशिका आपको ध्यान रखनी है कौन सी बेटे, मोनोसाइट। ठीक। और ये दोनों किसका उदाहरण है, तो ये दोनों किसका उदाहरण है, भक्षण कोशिका का। और अभी बताया जो कोशिकाएं रोग कारकों का भक्षण करती है उन कोशिकाओं को तो बोलेंगे भक्षण कोशिका। और ऐसी कोशिकाओं को अपन किसके भीतर रखेंगे, कोशिकीय अवरोधक में। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कोलेस्ट्रम और अपरा से जो है कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होती है। और ये एंटीबॉडी आपको कैसी प्रतिरक्षा क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी। तो सुनो, अपरा जो है, अपरा के द्वारा शिशु के अंदर, अपरा के द्वारा शिशु के अंदर जो है वो आईजीजी एंटीबॉडी स्रावित होगी। कौन सी होगी, आईजीजी। तो अगर बोले अपरा के द्वारा कौन सी बेटा, तो अपरा के द्वारा जो है वो कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी, आईजीजी। जबकि कोलेस्ट्रम जो है बेटा, इस कोलेस्ट्रम के द्वारा कौन सी स्रावित होती है, आईजीए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि अपरा के द्वारा कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी, आईजीजी। और कोलेस्ट्रम के द्वारा कौन सी होगी, आईजीए। अब सवाल ये भी बनता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो देखो, प्रसव के पश्चात, प्रसव के पश्चात
4-5 दिन तक माता का जो दुग्ध होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और इसी दुग्ध के भीतर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजीए। सही। अब सवाल ये भी है कि ये एंटीबॉडी कौन सी प्रतिरक्षा क्या करेगी, प्रदान करेगी। तो देखो बच्चों इधर कि जो प्रतिरक्षा जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय और दूसरी कौन सी होती है बच्चे, निष्क्रिय। अब ये बार बार आने वाले मतलब समझ लेना कि जिसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करेगा वो तो होगी सक्रिय, और जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडी निवेशित की जाती है वो कौन सी होगी, निष्क्रिय। और सुनो, अपरा और कोलेस्ट्रम के द्वारा बनी बनाई एंटीबॉडी शिशु के अंदर क्या होती है, स्रावित होती है। और बनी बनाई एंटीबॉडी अगर जाएगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो सक्रिय होगी या निष्क्रिय। तो ध्यान रखना ये किसका उदाहरण है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। तो बोले ये दोनों कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये दोनों निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है बच्चे, टीकाकरण का क्या बताना है, सिद्धांत बताना है और इससे संबंधित प्रतिरक्षा के बारे में भी बताना है। तो बताओ टीकाकरण क्या है। तो सुनो, टीकाकरण से पहले अपन बात करते हैं टीके क्या होते हैं। तो क्या होते हैं टीके, तो सुनो इधर कि मृत या कमजोर, मृत या कमजोर रोग कारक को शरीर में इस तरह डाला जाता है कि वो रोग तो उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इस मृत रोग कारक के खिलाफ भी आपका शरीर एंटीबॉडी का क्या कर देता है, उत्पादन। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जब यही रोग कारक भविष्य में सजीव अवस्था में आएगा तो ये एंटीबॉडी उसका क्या करेगी, मुकाबला करेगी या उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। तो टीके क्या होते हैं कि टीकों के द्वारा मृत या कमजोर रोग कारकों को शरीर के भीतर डाला जाता है और इन रोग कारकों के विरुद्ध शरीर स्वयं एंटीबॉडी का क्या करेगा, निर्माण। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जब यही रोग कारक भविष्य में सजीव अवस्था में आपके शरीर में आएगा तो ये एंटीबॉडी उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। तो टीकाकरण के अंदर ध्यान से सुनना, अगर आपको बोले टीके क्या होते हैं तो इधर देखो, तो टीका क्या है इधर देखो, तो इसके अंदर जो है मृत तथा कमजोर प्रतिजन को किसमें, शरीर में निवेशित करवाकर किसका, एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या किया जाता है बेटा, प्रेरित किया जाता है। और ये जो एंटीबॉडी यहां पर बनेगी ये भविष्य के अंदर जब यही रोग कारक सजीव अवस्था में आएगा तो इसके विरुद्ध क्या करेगी, कार्य करेगी। सही। अब इसमें यह पूछा है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो अगर आपको सिद्धांत पूछ ले तो टीकाकरण जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बेटा ये किसके ऊपर काम करेगा, ये स्मृति कोशिका के सिद्धांत के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। फिर बोले टीकाकरण से जुड़ी हुई प्रतिरक्षा कौन सी है, तो अभी बताया प्रतिरक्षा कितने तरह की होती है, दो, सक्रिय और निष्क्रिय। और सुनो, टीकाकरण के दौरान शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाएगा और अगर शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है तो ऐसी प्रतिरक्षा को अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय। क्या बोलेंगे, सक्रिय। तो बताओ टीकाकरण किसका उदाहरण है, सक्रिय प्रतिरक्षा का। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना बेटे कि जब कभी भी एलर्जी होती है तो एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, आईजीई की। किसकी बढ़ जाती है, आईजीई की। अब सुनो,
एंटीबॉडी से 3 सवाल याद रखने हैं। पहला, अपरा के द्वारा कौन सी स्रावित होगी? आईजीजी। दूसरा, कोलेस्ट्रम के द्वारा कौन सी स्रावित होगी? आईजीए। तीसरा, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाएगी? तो आईजीई की। क्लियर है? अब देखो अगला सवाल कि प्राथमिक और द्वितीयक आपको क्या बताने हैं? लसीकांगों के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। अब यहां पर तो केवल आपको उदाहरण पूछे, लेकिन उदाहरण से पहले अपन समझते हैं कि ये लसीकांग क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना। प्राथमिक लसीकांग क्या है कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन होता है, जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन होगा उसको तो बोलेंगे प्राथमिक। और जहां पर प्रतिरक्षा कोशिका और रोग कारक इनके अभिक्रिया के लिए, इनके अंतःक्रिया के लिए जो वातावरण प्रदान करवाते हैं, वो लसीकांग कौन से हो जाएंगे? द्वितीयक। सीधी सी बात, जहां पे लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन होगा वो तो कौन होंगे? प्राथमिक। और जो प्रतिरक्षा कोशिका और रोग कारक इनको अंतःक्रिया करने के लिए जो वातावरण प्रदान करते हैं उनको ही क्या बोलेंगे? द्वितीयक बोलेंगे। अब यहां पर पूछे हैं इनके उदाहरण, तो ध्यान रखें इधर बेटा। प्राथमिक जो है, प्राथमिक का उदाहरण आपको याद रखना है। एक तो अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा के साथ साथ अगला उदाहरण आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि। ठीक। और द्वितीयक का उदाहरण पूछे तो जो द्वितीयक लसीकांग है इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है। एक तो प्लीहा, प्लीहा के साथ साथ टॉन्सिल, टॉन्सिल के साथ साथ पेयर पेचेस, और पेयर पेचेस के साथ ध्यान रखना है आपको माल्ट। कौन सा ध्यान रखना है? माल्ट। और अपने आप में ये एक अलग सवाल है कि माल्ट का पूरा नाम लिख लिए। तो देखो माल्ट का अगर पूरा नाम पूछे तो माल्ट का पूरा नाम है बेटे म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पूरा नाम क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब मेरा आपके लिए एक सवाल है कि ये माल्ट अपने शरीर में कहां कहां पर जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है कि तरल माध्यित और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखो इधर एक तरफ बात करेंगे अपन तरल माध्यित की, और इधर अपन बात करेंगे कोशिका माध्यित की। सही। अब देखो इधर, सबसे पहले तरल माध्यित प्रतिरक्षा जो है इसकी मुख्य कोशिका होती है बी लिम्फोसाइट, और जो कोशिका माध्यित है इसकी मुख्य कोशिका होगी टी लिम्फोसाइट। तो पहला अंतर तो स्पष्ट हो गया कि जो तरल माध्यित प्रतिरक्षा है बेटे, इस तरल माध्यित प्रतिरक्षा की मुख्य कोशिका तो कौन होती है? बी लिम्फोसाइट। और कोशिका मादित जो है इसकी जो मुख्य कोशिका है वो कौन होगी? टी लिम्फोसाइट। सही। अब देखो जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन, इसका निर्माण और परिपक्वन दोनों ही कहां होते हैं? अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन दोनों ही कहां होंगे? अस्थि मज्जा में। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है इसका निर्माण तो होगा अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्वन कहां होगा बच्चे? थाइमस ग्रंथि में। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है बच्चे, इसका निर्माण तो होगा अस्थि मज्जा में, लेकिन जिसका जो परिपक्वन है वो कहां पर होगा? थाइमस ग्रंथि में। सही।
अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो थाइमस ग्रंथि है, ये एक हार्मोन का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। अब ये कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। सही। अब अगले अंतर की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखो कि जो तरल माध्यित प्रतिरक्षा है, देखो तरल माध्यित प्रतिरक्षा उन रोग कारकों के विरुद्ध काम करती है जो शरीर द्रव्य में क्या करते हैं, प्रवेश। तो शरीर द्रव्य में प्रवेश करने वाले रोग कारकों के विरुद्ध कौन काम करेगी, तरल माध्यित। और कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले रोग कारकों के विरुद्ध कौन काम करेगी, कोशिका मादित करेगी। तो ध्यान रखना, तरल मादित किसके विरुद्ध बेटा, तो ये जो है शरीर द्रव्य में प्रवेश करने वाले प्रतिजनों के विरुद्ध काम करेगी, जबकि ये किसके विरुद्ध काम करेगी बेटा, कोशिकाओं में कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले प्रतिजन के विरुद्ध काम करेगी। सही। अब देखो इधर कि जो तरल माध्यित है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करके प्रतिजनों के विरुद्ध काम करती है। जबकि जो कोशिका मादित है, ये प्रत्यक्ष रूप से टी कोशिकाओं द्वारा रोग कारकों को क्या करेगी, नष्ट करेगी। तो जो एंटीबॉडी के निर्माण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करेगी, वो तो कौन होगी, तरल मादित। और जो डायरेक्ट टी कोशिकाओं की सहायता द्वारा रोग कारकों को नष्ट करेगी, वो कौन हो जाएगी, कोशिका मादित। तो तरल मादित में ध्यान रखना, ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी के उत्पादन द्वारा रोग कारकों को नष्ट करेगी। और ये किस में काम करेगी, तो देखो ये प्रत्यक्ष रूप से टी कोशिका के निर्माण द्वारा रोग कारकों को क्या करेगी, नष्ट करेगी। सही। अब देखो अंग प्रत्यारोपण और जो कैंसर कोशिका है, उनके विरुद्ध कौन काम करती है, कोशिका मादित। और अंग प्रत्यारोपण और जो कैंसर कोशिका है, उनके विरुद्ध कौन काम नहीं करेगी, तो तरल मादित। तो सीधा सवाल पूछे कि अंग प्रत्यारोपण और कैंसर कोशिकाओं के विरुद्ध कौन क्रियाशीलता दर्शाती है, तो कोशिका मादित। तो इसका अगला अंतर ध्यान रखना है कि ये जो है अंग प्रत्यारोपण और अंग प्रत्यारोपण के साथ साथ जो है कैंसर कोशिका के विरुद्ध कार्य नहीं करती है, जबकि ये इसके विरुद्ध कार्य करेगी। सही। अब देखो इसके बाद अगला एक और सवाल है कि सक्रिय और किसका अंतर बताना है, निष्क्रिय। तो देखो अभी मैंने बताया है, फटाफट वापस समझ लेते हैं। एक तरफ तो कौन सी प्रतिरक्षा होगी, सक्रिय। दूसरी तरफ कौन सी होगी बच्चों, निष्क्रिय। अब देखो इधर अभी बताया एक बिंदु, तो जिसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वो है सक्रिय। और जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडी निवेशित की जाती है, उसे क्या बोलेंगे, निष्क्रिय। तो सक्रिय में तो ध्यान रखना है कि इसमें शरीर जो है बेटा, ये स्वयं एंटीबॉडी का क्या करता है, उत्पादन करेगा। और इसमें जो है वो पूर्व निर्मित एंटीबॉडी शरीर में क्या की जाती है, निवेशित की जाती है। सही। अगला अंतर सुनो, देखो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाएगा। और शरीर
स्वयं एंटीबॉडी बनाएगा तो इसे विकसित होने में समय भी क्या लगेगा, ज्यादा। और निष्क्रिय में बनी बनाई एंटीबॉडी निवेशित की जाती है, इसीलिए इसे विकसित होने में समय क्या लगता है, कम लगता है। तो अगला अंतर क्या है कि सक्रिय प्रतिरक्षा जो है बेटे, इसे विकसित होने में समय क्या लगता है, ज्यादा। जबकि निष्क्रिय की बात करूं बेटे, तो इसे विकसित होने में समय जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। सही। अगला अंतर देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इसके अंदर स्मृति कोशिका क्या लेती है, भाग लेती है, प्रयुक्त होती है। जबकि निष्क्रिय के अंदर स्मृति कोशिकाएं भाग नहीं लेगी। तो जबकि निष्क्रिय की बात करूं तो इसके अंदर जो है स्मृति कोशिकाएं प्रयुक्त नहीं होती। सही। अब देखो इधर, सक्रिय प्रतिरक्षा जो है बेटा, ये दो तरह की होती है। पहली जो है इसे बोलेंगे प्राकृतिक, और दूसरी जो है उसे बोलेंगे कृत्रिम। इसी तरह बच्चे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होगी। पहली जो है इसे बोलेंगे प्राकृतिक, और दूसरी कौन सी होगी, कृत्रिम। अब ये प्राकृतिक और कृत्रिम क्या है, सुनो, कि जिसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाएगा वो तो है सक्रिय, और अगर शरीर प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनाता है, उसे एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो ऐसी प्रतिरक्षा को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब बनाएगा तो शरीर खुद ही, लेकिन उसे एंटीबॉडी बनाने के लिए बाहर से प्रेरित नहीं किया जाता, वो स्वयं ही प्राकृतिक रूप से ही एंटीबॉडी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और प्राकृतिक का उदाहरण आपको ध्यान रखना है संक्रमण। इसका उदाहरण क्या ध्यान रखना है, संक्रमण। और कृत्रिम क्या है, सुनो, इसमें एंटीबॉडी तो शरीर खुद ही बनाएगा, लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को कृत्रिम रूप से क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। अब बोले कृत्रिम रूप से प्रेरित कैसे करेंगे, तो सुनो, टीकाकरण में अपन क्या करते हैं, मृत रोग कारकों को प्रवेश करवाते हैं। और मृत रोग कारकों को जब अपन प्रवेश करवाएंगे तो शरीर उनके विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। अब यहां पर एंटीबॉडी तो शरीर ने खुद ने बनाई है, लेकिन उसे बनाने के लिए अपन ने बाहर से उसे क्या किया है, प्रेरित किया है। और जब प्रेरित करते हैं तो ऐसी एंटीबॉडी को क्या बोल, ऐसी प्रतिरक्षा को बोलेंगे सक्रिय। और देखो, इसमें कृत्रिम जो है इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है टीकाकरण। ठीक। अब देखो, निष्क्रिय का मतलब है जिसमें शरीर खुद एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, बनी बनाई एंटीबॉडी प्रवेश करवाई जाती है। अब बनी बनाई एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से अगर प्रवेश करवाई जाएगी तो इसे तो बोलेंगे प्राकृतिक। और बनी बनाई एंटीबॉडी अगर कृत्रिम रूप से प्रवेश करवाई जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम। सही। तो प्राकृतिक का उदाहरण ध्यान रखना है, एक तो आईजीए और दूसरा ध्यान रखना है आईजीजी। देखो बेटे, आईजीए अभी बताया, ये कोलेस्ट्रम के द्वारा बच्चे में स्थानांतरित होगी, और आईजीजी अपरा के द्वारा बच्चे में स्थानांतरित होगी। तो बच्चे को ये दोनों एंटीबॉडी बनी बनाई मिल रही है, इसलिए निष्क्रिय। और प्राकृतिक रूप से मिल रही है, इसलिए कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक निष्क्रिय। बनी बनाई एंटीबॉडी को अगर कृत्रिम रूप से निवेशित करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम निष्क्रिय। और कृत्रिम निष्क्रिय का उदाहरण आपको ध्यान रखना है एटीएस। एटीएस का पूरा नाम ध्यान रखना है एंटी टिटेनस सीरम, और दूसरा ध्यान रखना है एंटी
स्नेक वेनम। ठीक। और एंटी स्नेक वेनम जो है ये सर्प के विष के विरुद्ध दिया जाता है। ठीक है। तो यहां से बहुत सारे सवाल, अंतर तो आते ही है लेकिन अंतर के साथ साथ आधे नंबर का सवाल ये भी आ सकता है कि टीकाकरण से कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान होती है। तो टीकाकरण से कौन सी होगी, कृत्रिम सक्रिय। संक्रमण के द्वारा कौन सी होगी, प्राकृतिक सक्रिय। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर अगला सवाल है, स्व प्रतिरक्षा जनित रोगों का क्या लिखिए, उदाहरण और परिभाषा। तो क्या होते हैं, शब्द को ही पकड़ो। स्व मतलब स्वयं और प्रतिरक्षा मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। तो वैसे आपका प्रतिरक्षा तंत्र बाहर से आने वाली कोशिकाओं के या रोग कारकों के विरुद्ध क्या करता है, कार्य। ठीक? कई बार क्या होता है बेटे कि आनुवांशिक कारकों के कारण, आनुवांशिक कारकों के कारण प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये शरीर की स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध क्या करता है, कार्य। और जब प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध कार्य करता है तो इसको तो बोलेंगे स्व प्रतिरक्षा, और इससे होने वाली बीमारियों को क्या बोलेंगे, स्व प्रतिरक्षा जनित रोग। तो आसान कि जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की खुद की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्व प्रतिरक्षा जनित रोग। अब बोले ये होते क्यों हैं, तो आनुवांशिक कारकों की वजह से शरीर खुद की और बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचान नहीं पाएगा, और जब वो पहचान नहीं पाता है तो इस अवस्था में वो शरीर की खुद की कोशिकाओं को ही नष्ट करने लगता है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्व प्रतिरक्षा जनित रोग। अब यहां पर पूछे हैं इनके उदाहरण, तो इधर देखो पहला उदाहरण ध्यान रखना है, ग्रेव रोग। ठीक। दूसरा उदाहरण आपको ध्यान रखना है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक। अगला ध्यान रखना है, हाशीमोटो थायरॉइडिटिस। ठीक। अब देखो अगला सवाल है, टाइफॉइड के रोग कारक का नाम बताना है, लक्षण भी बताने और निदान परीक्षण भी बताना है। तो देखो आपने पढ़ा है तो मेरे साथ साथ बताते जाओ। सबसे पहले बताओ रोग कारक क्या है, तो टाइफॉइड एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका रोग कारक तो कौन हो जाएगा बेटे, रोग कारक हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। अब बताने टाइफॉइड के लक्षण। तो लक्षण क्या है, तो सुनो, ये जो जीवाणु है संक्रमित भोजन और जल के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, और शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले ये छोटी आंत्र को प्रभावित करेगा, फिर रक्त के माध्यम से शरीर के बाकी भागों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और इसके संक्रमण के कारण जो है व्यक्ति के अंदर उच्च ज्वर आता है, और उच्च ज्वर के साथ साथ व्यक्ति में सिर दर्द होने लगता है। सिर दर्द के साथ साथ और क्या होती है, उदरीय पीड़ा, पेट दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ कब्ज हो जाती है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख न लगना। तो ये सारे के सारे जो है वो किसके लक्षण है, टाइफॉइड के। अब बोले टाइफॉइड का निदान परीक्षण बताओ। निदान परीक्षण मतलब इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि टाइफॉइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टाइफॉइड का पता लगाने के लिए बच्चे कौन सा परीक्षण किया जाएगा, विडाल परीक्षण किया जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इधर, तो अगला सवाल है, हाथी पांव रोग जो है इसका रोग कारक, वाहक और क्या बताने हैं,
लक्षण। अब सबसे पहले हाथी पांव रोग जो है इसे अपन फिलेरियसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फिलेरियसिस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसका रोग कारक। तो देखो, हाथी पांव रोग एक गोल कृमि के कारण होता है जिसका नाम है वुचेरेरिया। क्या नाम है? वुचेरेरिया। रोग कारक अच्छे से याद रखने हैं। हाथी पांव रोग किससे होता है? ये एक गोल कृमि के कारण होता है जिसका नाम है वुचेरेरिया। तो ये किसके कारण होगा? एक गोल कृमि के कारण, जो कि है वुचेरेरिया। और वुचेरेरिया की दो जातियां बुक में लिखी है। एक है वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी और दूसरी याद रखनी है वुचेरेरिया मलाई। ठीक है। अब देखो, ये जो वुचेरेरिया है बेटे, इस वुचेरेरिया को अपन फिलेरियल कृमि भी बोलते हैं। सही। तो बोले हाथी पांव का रोग कारक क्या है? तो ये गोल कृमि से होता है जिसका नाम है वुचेरेरिया। और इसकी दो जातियां याद रखनी है, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई और वुचेरेरिया मलाय। अब बोला है ये जो रोग है इसका वाहक क्या है? वाहक मतलब फैलता कैसे? तो ये रोग एक मच्छर के काटने से फैलता है जिसे बोलेंगे मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो इसका वाहक क्या हो गया बेटा? तो इसका वाहक हो गया मादा क्यूलेक्स मच्छर। सही। अब बोले इस रोग के लक्षण क्या है? तो सुनो, लक्षण क्या है? तो ये रोग कारक पश्चपाद यानी पैरों की लसीका वाहिनियों को प्रभावित करता है। और इसके संक्रमण के कारण पैरों के अंदर सूजन आने लगती है। और सूजन के कारण मनुष्य के जो पैर होते हैं वो हाथी के पैर के समान क्या होते हैं? प्रतीत होने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हाथी पांव रोग बोलेंगे। तो लक्षण क्या है देखो इधर। तो इसमें जो है वो पश्चपाद की लसिका वाहिनियां क्या होती है? प्रभावित होती है। और जिसके कारण जो है पश्चपाद में क्या आ जाती है? सूजन। और सूजन के कारण जो है मानव के जो पश्चपाद है यानी पैर है वो किसके? हाथी के पैर के क्या हो जाते हैं? समान दिखाई देने लगते हैं। सही। इसके साथ साथ इस बीमारी में जो है वो जनन अंगों में भी क्या आ जाती है? विकृति आ जाती है। सही। अब देखो अगला सवाल। तो अगला सवाल है रिंग वॉर्म जो है इसका रोग कारक और इसके क्या लिखो? लक्षण लिखो। अब अगर मैं रोग कारक की बात करूं तो देखो, रिंग वॉर्म या जो दाद है ये एक कवक से होने वाली बीमारी है। और इसके रोग कारक में ध्यान रखना, तीन कवक के नाम आपकी पुस्तक में लिखे हैं। पहला है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटोन और तीसरा याद रखना है एपिडर्मेटोफाइटोन। अभी बताया रोग कारक तो स्पष्ट रूप से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो ये एक कवक के कारण होता है और कवक का नाम याद रखना है माइक्रोस्पोरम, दूसरा याद रखना है ट्राइकोफाइटोन और तीसरा याद रखना है आपको एपिडर्मेटोफाइटोन। ठीक। अब आपको सवाल बताना है, सब 11वीं पढ़े हुए हैं। ये जो कवक लिखी है मैंने, ये सारी कवक कौन से वर्ग की है ये आपको बताना है मेरे को। सही। अब देखो, अब इसके क्या देखते हैं? लक्षण। अब देखो, दाद के लक्षण आप जानते ही होगे, होगा क्या? देखो, दाद में क्या होता है? त्वचा पर, नाखून पर और स्कैल्प पर। स्कैल्प मतलब खोपड़ी की त्वचा। तो इसमें क्या होगा? त्वचा, नाखून
और स्कैल्प पर जो है ऐसी सूखी विक्षक्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ऐसी शुष्क, और शुष्क के साथ साथ मैं लिखूंगा सल्की विक्षक्तियों का क्या होता है, निर्माण। और ये विक्षक्तियां कहां पर बनती है, तो ये त्वचा पर बनती है। त्वचा के साथ साथ और कहां बनती है, नाखून। और नाखून के साथ साथ कहां पर बनती है, स्कैल्प पर। तो त्वचा, नाखून और स्कैल्प पर ऐसी सूखी विक्षक्तियों का बनना, ये किसका लक्षण है, दाद का। और ये जो विक्षक्तियां है बेटा, इस विक्षक्तियों के ऊपर जलन, और जलन के साथ साथ क्या आती है, खुजली आती रहती है। सही। तो रिंग वॉर्म में कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगला सवाल है कि प्रतिरक्षा अणु, प्रतिरक्षा अणु यानी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। देखो अब एंटीबॉडी का चित्र ध्यान रखें, इधर यहां पर बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले एंटीबॉडी जो है बेटा, इस एंटीबॉडी के अंदर चार प्रोटीन की क्या होती है, श्रृंखला। चार प्रोटीन की श्रृंखला होगी। दो जो होगी इसको तो बोलेंगे भारी श्रृंखला, और जो दो होगी इनको क्या बोलेंगे, हल्की श्रृंखला। तो दो भारी और दो क्या होती है, हल्की। और ये भारी और जो हल्की श्रृंखला है, ये डाई सल्फाइड बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई। तो दो भारी और दो हल्की। और ये जो दोनों श्रृंखला है वो किसके द्वारा बेटे, ये डाई सल्फाइड बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। अब इस चित्र में देखना इधर कि ये जो श्रृंखला बनाई है, ये कौन सी श्रृंखला है, भारी। ये भी कौन सी श्रृंखला है, भारी। तो दो तो हो गई भारी श्रृंखला। इसके साथ साथ ध्यान से सुनना, ये दो कौन सी श्रृंखला हो गई, हल्की श्रृंखला हो गई। क्लियर है। तो दो भारी और दो कौन सी है, हल्की श्रृंखला। और ये आपस में देखो डाई सल्फाइड बंध द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड बंध द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है। अब देखो इधर कि हल्की और जो भारी श्रृंखला होगी, इन श्रृंखलाओं में एक तो होता है नियत क्षेत्र और एक होता है विविध क्षेत्र। जैसे देखो ये भारी श्रृंखला है, तो भारी श्रृंखला में ये तो हो गया अपने पास में नियत क्षेत्र, और ये अपने पास कौन सा हो गया, विविध क्षेत्र। उसी तरह देखो हल्की में भी, हल्की में भी आप ध्यान रखें, ये तो हो गया इसका नियत क्षेत्र, और ये इसका कौन सा हो गया, विविध क्षेत्र। तो इन श्रृंखलाओं के अंदर एक तो होता है नियत क्षेत्र और एक कौन सा होता है, विविध क्षेत्र। अब सुने इधर बच्चे कि जो विविध क्षेत्र है, ये जो विविध क्षेत्र है, यहीं पर प्रतिजन या रोग कारक आकर क्या होता है, जुड़ता है। और जहां पर रोग कारक आके जुड़ता है, इसी को बोलेंगे प्रतिजन योजी स्थल। तो पूरी संरचना याद रखें कि एंटीबॉडी में चार प्रोटीन की श्रृंखलाएं होगी, दो हल्की और दो भारी। और ये श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंधों द्वारा क्या होगी, जुड़ी हुई। अब इन श्रृंखलाओं में एक नियत क्षेत्र होगा और एक कौन सा होगा, विविध क्षेत्र होगा। और भारी और हल्की श्रृंखला का जो विविध क्षेत्र है, इसी से प्रतिजन आके जुड़ता है, तो इसी को बोलेंगे प्रतिजन योजी स्थल बोलेंगे। अब आपके लिए एक सवाल और छोड़ के चला जाता हूं। आपको मुझे बताना है कि जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का निर्माण, इस एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी कोशिका के द्वारा होता है। सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो, अब आपको एड्स रोग को समझाना है इन बिंदुओं के आधार पर। तो देखो मैंने पहले ही बोला है कि इस चैप्टर से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, और निबंधात्मक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या मान के चलना है, एड्स मान के चलना है। तो एड्स को बहुत सारे बिंदुओं में अपन पढ़ेंगे, तो सारी बातें अच्छे से समझना। सबसे पहले बोला है कि एड्स के रोग कारक का नाम लिखो। तो देखो
एड्स का जो रोग कारक है वो एक वायरस है। कौन सा वायरस है? एचआईवी वायरस है। कौन सा वायरस है बेटे? एचआईवी। और एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सही। और ये जो एचआईवी है इसी को अपन ध्यान रखना, ये जो एचआईवी है इसी को अपन क्या बोलते हैं? ये रेट्रोवायरस से संबंधित है। और रेट्रोवायरस को हिंदी में बोलते हैं पश्च विषाणु। तो अगर बोले एड्स का रोग कारक क्या है तो आपको बताना है रेट्रोवायरस, या आपको जवाब क्या देना है? एचआईवी, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो देखो, एड्स का अगर आपको पूरा नाम पूछ ले तो पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम है बेटे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो हो गया रोग कारक और पूरा नाम। अगला सवाल है कि एड्स का निदान परीक्षण बताओ। निदान परीक्षण मतलब एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एक तो टेस्ट कौन सा किया जाता है? एलाइसा। एलाइसा का पूरा नाम ध्यान रखना है बेटे, कौन सा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। बोले एड्स का पता लगाने के लिए एक तो कौन सा टेस्ट करेंगे? एलाइसा। एलाइसा के साथ साथ एक और ध्यान रखना है, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कौन सा टेस्ट भैया? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। लेकिन अगर आपको पेपर में लिखना पड़े तो आप कौन सा लिख के आओगे? एलाइसा। सही। फिर पूछा है एड्स के लक्षण भी बताने हैं, तो देखो इधर। तो अब एड्स के लक्षण क्या है? तो इधर देखो, सबसे पहला लक्षण आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर। और प्रतिरक्षा कमजोर होने के कारण व्यक्ति बहुत सारे रोगों के लिए क्या हो जाएगा? अवसरवादी। अवसरवादी मतलब बहुत सारी बीमारियों के होने के उसमें आसार क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो है व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अब थोड़ा विस्तार में जाऊं तो ध्यान रखना है, इसमें टी हेल्पर कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण व्यक्ति जो है ये रोगों के लिए क्या हो जाएगा? अवसरवादी हो जाएगा। ठीक है। और अवसरवादी होने के साथ साथ एड्स जो है इसमें वजन क्या होने लगता है? घटने लगता है। वजन घटने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर क्या होती है? कमजोरी होती है। इसके साथ साथ इसमें जो है बार बार क्या आता है? बुखार आता है। इसके अंदर जो है लंबे समय तक क्या रहती है? खांसी रहती है। सही। ये तो हो गए लक्षण। अब अगर इसमें एक प्रश्न और करूं कि एड्स फैलता कैसे है, यानी अब अपन देखेंगे एड्स का संचरण कैसे फैलता है। तो सुनो, सबसे पहला तरीका है असुरक्षित यौन संबंध से। यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति यौन संबंध बनाता है तो वहां पर एड्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो एड्स का पहला तो, एड्स किस वजह से होता है? तो असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक। अगला तरीका ध्यान रखना है किससे होता है? ये संक्रमित रक्त के प्रयोग से। अब देखो, संक्रमित रक्त का प्रयोग मतलब अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है और उसका रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपन चढ़ा देंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। एड्स होने का अगला और किससे होता है? ये तो ये जो है संक्रमित
सिरिंज के प्रयोग से होगा। और सिरिंज के प्रयोग के साथ साथ ध्यान रखना ये और कहां से होता है, ये गर्भवती माता से भी किसमें हो सकता है, शिशु में हो सकता है। सही। अब इसके बाद एक सवाल और पूछा है कि एड्स का जो बचाव है वो इसके उपचार से क्या है, बेहतर है। कथन की पुष्टि करो। क्यों? सुनो, एड्स जो है इसका कोई भी उपचार नहीं है, और अगर इसका कोई उपचार नहीं है तो जितने समय तक इससे बचे हुए रहोगे उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। तो बोले एड्स जो है इसका बचाव उपचार से बेहतर है। क्यों? क्योंकि एड्स का कोई भी उपचार नहीं है। समझ गए? अब आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं यहां पर। देखो, आपको बताना है एक तो NaCO का पूरा नाम क्या है, और दूसरा आपको बताना है NGO का पूरा नाम क्या है। क्लियर है? तो इन दो सवालों के जवाब आपको देने हैं। सही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, कैंसर को समझाना है इन बिंदुओं के आधार पर। अब सुनो, ये भी 4 नंबर का सवाल है, और 4 नंबर के सवाल के हिसाब से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। अब पहला सवाल देखो इसमें कि ऑन्कोजीन और परिभाषित करोगे तो देखो, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन को तो बोलेंगे ऑन्कोजीन, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन को बोलेंगे ऑन्कोजीन, और ऐसे कारक जो शरीर में जाने के बाद कैंसर उत्पन्न करते हैं तो उन कारकों को अपन क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। तो कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्कोजीन, और कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को अपन क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। तो ध्यान रखना, ऑन्कोजीन क्या है, तो सिंपल सी देखो कि उत्पन्न करने वाली कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन को तो बोलेंगे ऑन्कोजीन, और ध्यान रख लेना कैंसर उत्पन्न करने वाले कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं इनको बोलते हैं कार्सिनोजन। अब बोले ये कारक क्या हो सकते हैं, तो ये कारक एक तो क्या हो सकते हैं, विकिरणन, यानी कई तरह के रेडिएशन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा एक्स रे हो सकती है, एक्स रे के साथ साथ गामा रे हो सकती है, और गामा रे के साथ साथ यूवी रेस। ठीक है, ये तीनों ही किरणें जो है ये अपने अंदर कैंसर क्या कर सकती है, उत्पन्न। इसके साथ साथ कैंसर जो है ये कई प्रकार के रासायनिक कारकों की वजह से भी होता है। अब बोले रासायनिक कारक कौन से हो गए, तो कैंसर किससे हो सकता है, निकोटीन से हो सकता है, निकोटीन के साथ साथ आर्सेनिक से हो सकता है, आर्सेनिक के साथ साथ एफ्लाटॉक्सिन। तो इस तरह के कई सारे रसायन होते हैं वो भी क्या उत्पन्न करते हैं, कैंसर। तो कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्कोजीन, और कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक तो उनको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। सही। अब अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सुदम और दुर्दम जो है ट्यूमर में परिभाषित कीजिए। सुदम और जो दुर्दम ट्यूमर है इस ट्यूमर में क्या लिखने हैं, अंतर लिखने हैं। अब क्या अंतर है देखो, एक तरफ बात करेंगे सुदम और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे दुर्दम। अब क्या है सुदम और दुर्दम, सुने इधर कि अगर कैंसर कोशिकाएं जिस जगह पर बनती है वहीं पर रहती है तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, सुदम। और कैंसर कोशिकाएं बनने के बाद रक्त के माध्यम से शरीर के बाकी भागों में स्थानांतरित होती है तो ऐसी ट्यूमर या ऐसी गांठ को अपन क्या बोलेंगे, दुर्दम। तो सुदम के बारे में ध्यान रखना है, ये कैंसर की कैसी अवस्था है बेटे, प्रारंभिक अवस्था है, और इसके अंदर जो है कैंसर कोशिका कैंसर कोशिका जो है वो कहां पर बेटा, उद्गम उद्गम स्थान पर ही रहती है,
और जबकि दुर्दम दुर्दम में ध्यान रखना, ये कैंसर की क्या है बेटा, अंतिम अवस्था है। और इसके अंदर जो है कैंसर कोशिका रक्त के माध्यम से रक्त के माध्यम से उद्गम स्थल को छोड़कर उद्गम स्थल को छोड़कर अन्य भागों में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है। तो देखो, कैंसर के अंदर ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ, तो दो तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, एक होता है सुदम, एक होता है दुर्दम। तो सुदम जो है बेटा, ये कैंसर की प्रारंभिक अवस्था है, और इसमें कैंसर कोशिकाएं जहां पर बनती है वहीं पर रहती है। और दुर्दम जो है, ये अंतिम अवस्था है, और इसमें कैंसर कोशिका उद्गम स्थल को छोड़कर रक्त के माध्यम से बाकी भागों में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। सही। अब सुना अगला अंतर, मैं आपको लक्षण बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि दोनों में से किस में मिलता है। सही। तो कैंसर कोशिकाओं का रक्त के साथ में बाकी भागों में स्थानांतरित होना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या कहा, कैंसर कोशिकाओं का रक्त के माध्यम से बाकी भागों में स्थानांतरित होना, इसी को क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। अब बता, मेटास्टेसिस किस में होगा, सुदम में, दुर्दम में? तो देखो, उद्गम स्थल को छोड़ के रक्त के साथ प्रवाहित किस ट्यूमर में होती है, दुर्दम में। तो जो दुर्दम है, इसी में ध्यान रखना है आपको, इसी में मेटास्टेसिस क्या होगा, उपस्थित होगा, जबकि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होगा। अगला देखो, सुदम जो है, ये कैंसर की प्रारंभिक अवस्था है, और अगर ये प्रारंभिक अवस्था है तो इसमें उपचार क्या है, संभव है। और जो दुर्दम है, ये अंतिम अवस्था है, और अंतिम अवस्था होने के कारण इसका उपचार संभव नहीं है। तो देखो इधर, अगर मैं सुदम की बात करूं तो इसके अंदर उपचार क्या होता है, संभव। जबकि दुर्दम जो है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो है उपचार संभव नहीं होता। ठीक। अब देखो, कैंसर में ही अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कैंसर के निदान परीक्षण में, यानी इसका पता लगाने के लिए कौन कौन सी तकनीकें काम में ली जाती है। तो अगर मैं कैंसर के निदान परीक्षण की बात करूं, तो कैंसर का पता लगाने के लिए दो तरह की तकनीकें काम में ली जाती है। पहली जो है, इसे बोलेंगे इन्वेसिव तकनीक, और दूसरी जो है, इसको बोलेंगे नॉन इन्वेसिव तकनीक। अब सुनो, इन्वेसिव का मतलब क्या है, अगर बीमारी का पता लगाने के दौरान शरीर में किसी तरह का कट या चीरा लगाया जाता है, तो इन तकनीकों को रखेंगे इन्वेसिव में। और अगर शरीर में किसी तरह का कट और चीरा नहीं लगाया जाता है, तो इनको किस में रखेंगे, नॉन इन्वेसिव में। सही। और इन्वेसिव का एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है, कौन सा, बायोप्सी। कौन सा, बायोप्सी। और जो नॉन इन्वेसिव है बेटा, इसका उदाहरण पहला आपको याद रखना है, रेडियोग्राफी। पहला कौन सा ध्यान रखना है, रेडियोग्राफी। दूसरा ध्यान रखना है सीटी स्कैन। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, एमआरआई। अब फिर देखो, रिक्त स्थान वाले सवाल, कि सीटी स्कैन और एमआरआई का क्या लिखो, पूरा नाम लिखो। तो सीटी स्कैन जो है, इसका पूरा नाम है बच्चे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एमआरआई जो है, इस एमआरआई का पूरा नाम क्या होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सही। अब देखो, अगला सवाल है कि कैंसर के उपचार में कौन सी तकनीकें काम आती, उनके नाम लिखो।
तो देखो, वैसे तो प्रारंभिक अवस्था में पता लगने पर ही कैंसर का उपचार क्या है, संभव है। और कैंसर के उपचार में कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो देखो, तो कैंसर के उपचार में सबसे पहली जो तकनीक है वो है रेडियोथेरेपी। कौन सी तकनीक है, रेडियोथेरेपी। अब सुनो, रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें प्रबल विकिरणन को प्रबल विकिरणन को शरीर के भीतर डाला जाता है। और ये विकिरणन क्या करेंगे, ये कैंसर कोशिकाओं को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो अगर विकिरणन की सहायता से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करेंगे तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी क्या है बेटा, इसमें इसमें प्रबल विकिरणन के द्वारा जो है इसमें कैंसर कोशिका को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। सही। दूसरा जो है इसे अपन बोलेंगे कीमोथेरेपी। अब बोले कीमोथेरेपी क्या है, तो इसमें जो है प्रति कैंसर ड्रग्स प्रति कैंसर ड्रग्स या रसायनों की सहायता से कैंसर कोशिकाओं को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो अगर कैंसर कोशिकाओं को प्रति कैंसर ड्रग्स या रसायनों की सहायता से नष्ट करेंगे तो इसे बोलेंगे कीमोथेरेपी। और इसमें रसायन निवेशित किए जाते हैं और इन्हीं रसायनों के साइड इफेक्ट के कारण जो है वो बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। सही। अब कीमोथेरेपी के बाद तीसरी जो आपको ध्यान रखनी है वो है इम्यूनोथेरेपी। तीसरी कौन सी ध्यान रखनी है, इम्यूनोथेरेपी। और इस इम्यूनोथेरेपी में जो है एल्फा इंटरफेरॉन का क्या किया जाता है, प्रयोग। और इसमें एल्फा इंटरफेरॉन के प्रयोग द्वारा कैंसर कोशिकाएं जो है इनकी वृद्धि को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो, अगला सवाल है, मलेरिया जो रोग है उनको इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करना है। तो पहला, मलेरिया का क्या लिखो, रोग कारक। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहाँ पर रोग कारक पूछा है तो मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम। कौन होगा, प्लाज्मोडियम। और ध्यान रखना, ये प्लाज्मोडियम एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ। और अपनी किताब में प्लाज्मोडियम की 4 जातियां लिखी गई है। कौन सी, पहली तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी ध्यान रखनी है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी प्लाज्मोडियम मलेरियाe, और चौथी आपको ध्यान रखनी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो बोले मलेरिया का रोग कारक कौन है, तो इसका रोग कारक एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब इसके बाद पूछा है इसका वाहक। तो देखो, वाहक मतलब बीमारी को फैलाने का काम। तो ये एक मच्छर के काटने से होता है जो कि है कौन सा बेटा, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो देखो, दो अलग अलग सवाल है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं मलेरिया के रोग कारक का नाम लिखो और वो इसका जवाब लिखते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर रोग कारक नहीं है, ये बीमारी होती तो किससे है, प्लाज्मोडियम से। और बोले इसको फैलाने का काम कौन करता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। सही। अब देखो इधर, इसी में अगला सवाल है कि मलेरिया के रोग कारक। अब देखो, मलेरिया का रोग कारक मतलब कौन हो गया, प्लाज्मोडियम। तो आपको प्लाज्मोडियम का क्या बताना है, जीवन चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। अब जीवन चक्र में क्या बातें ध्यान रखनी है, पहली कि जो प्लाज्मोडियम जो है बेटा, इस प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो जीवों की जरूरत पड़ती है। और इसे जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी,
मादा एनाफिलीज मच्छर की, और इसके साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, मानव की। तो देखो, प्लाज्मोडियम जो है बच्चे, ये एक तरह का परजीवी है, और इसे जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने जीवों की जरूरत पड़ेगी, दो। एक तो मादा एनाफिलीज मच्छर, और दूसरा कौन, मानव। अब देखो, प्लाज्मोडियम जो है बेटा, इस प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था है, इसकी संक्रमण अवस्था को क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट बोलेंगे। और ये जो स्पोरोजोइट है, ये कहाँ होते हैं बेटा, ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर की कहाँ होता है, लार ग्रंथियों में। तो संक्रमण अवस्था इसकी क्या है, स्पोरोजोइट। और ये कहाँ होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। अब बोलोगे सर संक्रमण अवस्था क्या है, तो जिस अवस्था से मानव के अंदर संक्रमण की शुरुआत होती है, उसी को क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था। तो प्लाज्मोडियम जो है, इसकी संक्रमण अवस्था कहाँ होती है, मच्छर की लार ग्रंथियों में। तो अब होगा क्या, जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर अपन को काटेगा, तो मच्छर के काटते ही मच्छर के काटते ही इसके लार ग्रंथियों में इसकी लार ग्रंथियों में जो स्पोरोजोइट होते हैं, ये स्पोरोजोइट अपने रक्त में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। फिर रक्त से होते हुए ये स्पोरोजोइट किस में चले जाते हैं, यकृत में। रक्त से होते हुए किस में चले जाएंगे, यकृत में। फिर ये यकृत के अंदर अलैंगिक जनन करेंगे, और यकृत के अंदर अलैंगिक जनन से ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यकृत के अंदर कैसा जनन करेंगे, अलैंगिक। और अलैंगिक जनन से ये यकृत के अंदर अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर ये परजीवी यकृत को छोड़कर यकृत को छोड़कर आरबीसी के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर ये यकृत को छोड़कर किस में प्रवेश करेगा, आरबीसी में। और देखो बच्चों, आरबीसी के अंदर भी ये अलैंगिक जनन करेगा, और अलैंगिक जनन के द्वारा ये अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर भी ये क्या करेगा, अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन के द्वारा ये परजीवी आरबीसी में अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा। फिर ये आरबीसी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और आरबीसी के नष्ट होते ही आरबीसी के नष्ट होते ही यहां पर एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है, जिसे बोलेंगे हीमोजॉइन। क्या बोलेंगे, जिसे, हीमोजॉइन। और इसी हीमोजॉइन के कारण, क्या कहा मैंने, एक विषैला पदार्थ स्रावित होगा, जिसे बोलेंगे हीमोजॉइन। और इसी हीमोजॉइन के कारण व्यक्ति के अंदर मलेरिया के क्या आते हैं, लक्षण आते हैं। तो क्या कहा, ये आरबीसी को नष्ट कर देगा, और आरबीसी के नष्ट होते ही यहां पर एक विषैला पदार्थ स्रावित होगा, जिसे बोलेंगे हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन के कारण व्यक्ति के अंदर मलेरिया के क्या आएंगे, लक्षण। अब बोले मलेरिया के क्या लक्षण है, तो पहले सर्दी लगेगी, फिर बुखार आएगा, और उसके बाद पसीना आने से वो बुखार क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। क्लियर है। अब देखो, आरबीसी के नष्ट होने से हीमोजॉइन तो मुक्त हो गया। फिर आरबीसी के नष्ट होने के बाद ये परजीवी क्या करेंगे, ये परजीवी किसी नई आरबीसी को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और ये किसी नई आरबीसी में प्रवेश करने के बाद ये अपने युग्मकों का क्या करेंगे, निर्माण। क्लियर। तो आरबीसी को नष्ट करने के बाद ये किसी नई आरबीसी में प्रवेश करते हैं, और इस नई आरबीसी में ये अपने नर और मादा युग्मकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अब इस संक्रमित व्यक्ति के अंदर कौन उपस्थित है, युग्मक उपस्थित है। अब इस संक्रमित व्यक्ति को वापस से मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा, और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटते ही
ये जो युग्मक है ये मच्छर के शरीर के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये युग्मक मच्छर की आहार नाल में जाएंगे और इसी मच्छर की आहार नाल के अंदर जो है युग्मकों का क्या होगा, निषेचन होगा। तो क्या कहा मैंने यहां पर, देखो कि यहां से परजीवी निकलने के बाद नई आरबीसी को प्रभावित करेगा। इस आरबीसी के अंदर वो अपने नर और मादा युग्मकों का निर्माण करेगा। फिर ऐसे व्यक्ति को वापस से मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा। तो इसके रक्त में जो युग्मक थे ये युग्मक चले जाएंगे मच्छर की आहार नाल में। फिर इस मच्छर की आहार नाल के अंदर ही क्या होगा, निषेचन। और निषेचन के साथ साथ क्या होगा, परिवर्धन होगा यानी विकास होगा। और आहार नाल में निषेचन और परिवर्धन होगा। और निषेचन से वापस किसका निर्माण हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स का क्या हो जाएगा, निर्माण। और स्पोरोजोइट अभी बताया कैसी अवस्था है, संक्रमण अवस्था है। और ये स्पोरोजोइट बनने के बाद ये मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाएंगे और लार ग्रंथियों में जाने के बाद ये मच्छर फिर किसी मानव को काटेगा तो मच्छर की लार ग्रंथियों से ये आ जाएंगे मानव के रक्त में, रक्त से फिर यकृत में। तो इस तरह से ये जीवन चक्र जो है वो चलता जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना यहाँ पर, अगर आपको सवाल पूछे ये अपना जीवन चक्र मच्छर में और मानव में दोनों में पूरा करता है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक जो काम है, इधर देखना, ये तो सारे के सारे काम किस में हुए हैं, मानव में, ठीक। और ये सारे के सारे काम जो है वो किसके अंदर हुए हैं, मच्छर के अंदर। अब सवाल पूछे प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन किस में करेगा, मानव में एक मच्छर में। तो देखो मानव के अंदर ये अपना क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। तो बोले मानव के अंदर ये कैसा जनन करेगा, तो मानव के अंदर तो कैसा करेगा, अलैंगिक जनन करेगा, सही। और देख मच्छर के अंदर ही क्या होता है, निषेचन और परिवर्धन। और जहां पर निषेचन होता है वहीं पर अपन बोलेंगे कैसा जनन, तो बोले ये लैंगिक जनन किसके अंदर करता है, मच्छर के अंदर करता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जीवन चक्र है ये, अच्छे से समझ लेना। जहां नहीं पता चले वीडियो पॉज करके वापस देख लेना बेटा, क्लियर कर लेना, ठीक है। आने के चांसेस बहुत ही क्या है, ज्यादा है। फिर देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तंबाकू और एल्कोहल एल्कोहल के प्रयोग के क्या दुष्प्रभाव है। तो क्या दुष्प्रभाव है, तो देखो अगर मैं बात करूं तंबाकू की, तो देखो तंबाकू जो है इसके अंदर कौन पाया जाता है, निकोटीन। और निकोटीन जो है ये अपने अंदर मुख के कैंसर का क्या बनता है, कारण बनता है। इसके साथ साथ ये जो निकोटीन है ये निकोटीन अपने अंदर किसको प्रेरित करेगा, अधिवृक्क ग्रंथि को। और अधिवृक्क ग्रंथि के भी कौन से भाग को, मेड्यूला भाग को, किसको, मेड्यूला भाग को। और ये मेड्यूला भाग से दो हार्मोन का निर्माण करवाएगा, एक है एपिनेफ्रिन और दूसरा हार्मोन कौन सा है, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक। और ये दोनों हार्मोन बनने के बाद अपने अंदर एक तो हार्ट बीट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और दूसरा ये अपने अंदर ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बोले तंबाकू खाने के क्या दुष्प्रभाव है, तो सबसे पहला सुनना, तंबाकू के अंदर होता है निकोटीन। निकोटीन एक तो मुख का कैंसर करवाता है और मुख कैंसर के साथ साथ निकोटीन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि के मेड्यूला भाग को प्रेरित करेगा। और ये मेड्यूला भाग से दो हार्मोन बनाएगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और ये दोनों हार्मोन सामान्य अवस्था के अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये तो बात हुई तंबाकू की। अब यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि एल्कोहल के भी क्या दुष्प्रभाव है। तो अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो देखो पीने वाले एल्कोहल को क्या बोलते हैं, एथेनॉल। अब एल्कोहल के क्या दुष्प्रभाव है, तो देखो एल्कोहल जो है बेटे
इस एल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका अवशोषण कहाँ होगा? आमाशय में। अगर कोई भी व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करता है तो एल्कोहल का अवशोषण तो कहाँ होता है? आमाशय में। फिर आमाशय से आमाशय से ये एल्कोहल किस में चला जाता है? यकृत में। किस में चला जाता है? यकृत में। और यकृत में जाने के बाद यकृत में जाने के बाद ये एल्कोहल जो है, ये एल्कोहल से किस में बदल जाएगा? एसिड एल्डिहाइड में। किस में बदल जाएगा ये एल्कोहल? एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड से आगे किसका निर्माण हो जाएगा? फैटी एसिड का। तो देखो, अवशोषण तो इसका कहाँ हुआ? आमाशय में। फिर आमाशय से ये कहाँ चला जाएगा? यकृत में। और यकृत में जाते ही एल्कोहल बदल जाएगा एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? फैटी एसिड में। और यहाँ पर फैटी एसिड का बनना, इसी को बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। इसी को क्या बोलते हैं? फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं। और इसी फैटी एसिड के कारण इसी फैटी एसिड के कारण जो है आपका यकृत जो है वो डैमेज होने लगता है। और यकृत का डैमेज होना, इसी को बोलते हैं सिरहोसिस। तो इसीलिए बोलते हैं एल्कोहल के सेवन से यकृत खराब हो जाता है। कैसे? अवशोषण तो कहाँ होगा? आमाशय में। फिर आमाशय से ये एल्कोहल कहाँ चला जाएगा? यकृत में। और यकृत में ये एल्कोहल बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? फैटी एसिड में। और फैटी एसिड का बनना, इसको बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। और इसी फैटी एसिड के कारण आपका यकृत जो है वो नष्ट होने लगता है, डैमेज होने लगता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिरोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि कैनाबिनॉइड, ओपियोइड और कोका एल्केलॉइड है ना, इनके स्रोत लिखने हैं। यानी ये ड्रग्स आपको कहाँ से मिलती है? तो इधर देखो, मैं लिख रहा हूं। अगर मैं कैनाबिनॉइड्स की बात करूं अगर मैं कैनाबिनॉइड्स की बात करूं तो कैनाबिनॉइड्स आपको मिलती है एक पादप से जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। क्या नाम है? कैनाबिस सटाइवा पादप से क्या होती है? प्राप्त होती है। दूसरी जो ड्रग है बेटा वो है ओपियोइड्स। ये भी एक पादप से मिलती है जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। कौन सा है? पेपेवर सोमनीफेरम पादप से। और ये जो पेपेवर सोमनीफेरम है, इसी को अपन बोलते हैं पॉपी पादप। ठीक। और तीसरी जो ड्रग है बेटा वो है कोका एल्केलॉइड्स। और ये भी एक पादप से मिलती है बेटा, नाम याद रखना है कौन सा? एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक। अब चलो एक सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ। पादप के नाम तो यहाँ पर पूछे ही है, साथ साथ आप मुझे इनके उदाहरण भी बताएंगे कि इनके क्या क्या उदाहरण है। तो देखो, कैनाबिनोइड जो ड्रग है ना, कैनाबिनोइड का उदाहरण आपको ध्यान रखना है। एक तो चरस, दूसरा आपको ध्यान रखना है गांजा। तो बोले चरस और गांजा किस ड्रग की श्रेणी में आते हैं? कैनाबिनोइड्स। दूसरा है ओपियोइड। और ओपियोइड जो है इसकी श्रेणी में आएगा ओपियम, दूसरा मॉर्फिन, और तीसरा आता है हेरोइन। ठीक है। और जो ये हेरोइन है, इसी हेरोइन को अपन क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ही स्मैक। फिर सवाल पूछा है कोका एल्केलॉइड। तो कोका एल्केलॉइड जो है, इसमें एक उदाहरण आपको ध्यान रखना है, वो है कोकेन। क्या ध्यान रखना है इसको? कोकेन ध्यान रखना है। इस कोकेन को क्रैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्रैक भी बोलते हैं। सही। अब देखो, एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि नर और मादा में ड्रग्स के क्या बताने हैं? दुष्प्रभाव बताने हैं। अब क्या दुष्प्रभाव है? देखो इधर, तो एक तरफ लिखेंगे नर में, दूसरी तरफ लिखेंगे मादा में। अब क्या दुष्प्रभाव है? तो देखो, सबसे पहला दुष्प्रभाव है वो है भावावेश में परिवर्तन।
या मैं कहूंगा भावावेश में क्या आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। भावावेश में उतार चढ़ाव मतलब मूड स्विंग्स, यानी बहुत जल्दी जल्दी विचारों और भावनाओं में क्या आता है, परिवर्तन। इसके साथ साथ नर के अंदर जो है वर्षण की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम, जिससे शुक्राणु का उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम। तो ड्रग्स के दुष्प्रभाव के कारण एक तो भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है, दूसरा नर के अंदर वर्षण की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम, तो शुक्राणु का उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, देखो इसमें जो है वर्षण की वर्षण की क्रियाशीलता जो है वो क्या हो जाती है, कम, जिसके कारण नर के अंदर जो है शुक्राणु का जो उत्पादन है ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही। इसके साथ साथ एक और कि नर में जो पुरुष ग्रंथि है, इस पुरुष ग्रंथि का जो आकार है बेटे, ये पुरुष ग्रंथि का आकार भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सही। अब बोले मादाओं में, तो मादाओं में भी सबसे पहला तो यही दुष्प्रभाव है, इनमें भी भावावेश में क्या आता है, उतार चढ़ाव। ठीक। दूसरा, मादा के अंदर जो है नर के लक्षण जो है वो व्यक्त होने लगते हैं। नर के लक्षण व्यक्त होने का मतलब है हल्की हल्की दाढ़ी, मूछ या चेहरे पे रोम की क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो अगला लक्षण क्या है कि इसमें जो है चेहरे पर रोम की क्या होने लगती है, वृद्धि। ठीक। इसके साथ साथ मादाओं में जो है मासिक चक्र जो है वो क्या हो जाएगा, असामान्य, या मैं लिखूं मासिक चक्र क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। ठीक। इसके साथ साथ मादाओं के अंदर जो भगशैफ है बेटे, भगशैफ मतलब क्लाइटोरिस, इस भगशैफ के आकार में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। सही। अब इस तरह से मैंने सवालों के रूप में लगभग ये चैप्टर पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए दो तीन सवाल छोड़ के जाऊंगा। जैसे पहला सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि जो अमीबीय अतिसार है, इनके जवाब ढूंढने बेटे आपको। अमीबीय अतिसार जो है ना, इस अमीबीय अतिसार का आपको क्या बताना है, रोग कारक बताना है, पहला। दूसरा सवाल आपको जो है एस्केरियासिस जो रोग है, इस एस्केरियासिस रोग का भी आपको क्या बताना है, रोग कारक बताना है। देखो छोटे छोटे प्रश्न है ये। इसके साथ साथ आपको एक और बिंदु ध्यान रखना है, आपको सस्पर्श संदमन क्या है इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। ठीक। अगर इनके जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना, इनके उत्तर हम ही क्या कर लेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सही। अब एक और बात सुनो, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितना है बेटा, 6 मार्क्स का। अब 6 मार्क्स में भी सुनना, एक तो 4 नंबर का आपके क्या आएगा, 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आएगा। और निबंधात्मक है, सुनना, कैंसर, एड्स और मलेरिया। कैंसर, एड्स और मलेरिया बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाने आपको। ठीक। इसके बाद इसमें आधे आधे नंबर के दो क्या आएंगे आपके, एमसीक्यू। फिर आधे आधे नंबर के दो आपके क्या आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे। सही। तो इस तरह से इस चैप्टर को सवालों के रूप में मैंने लगभग पूरा कर लिया है। तो अब इसी कड़ी में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से क्या करना, रिवाइज करना।